नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पिछली क्लासेस में हम न्यूमेरिकल्स पे बात करते आ रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल किए भी थे। न्यूमेरिकल्स तभी हो पाएंगे जब पीछे के कंसेप्चुअल जो मैंने फॉर्मूले, जो डेरिवेशन, जो प्रूफ करवाए, जो कंसेप्ट आपको समझाया, जब तक कि आप वो कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे तब तक न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल है मेरे बच्चों। इसलिए पहले कंसेप्ट्स को पढ़िए और हर एक पेपर में, फिजिक्स में 8 से 10 नंबर आपके न्यूमेरिकल लेके जाने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल पे पूरा फोकस रहेगा। पूरे न्यूमेरिकल मैं क्लास में करने वाला हूँ, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। बिल्कुल अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन पढ़ते रहिएगा, सबसे बहुत ज़रूरी है। पीछे के क्लासेज या लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर कीजिए बच्चों। नोट्स बनाइए, भली भांति अच्छे ढंग से चलिए, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे समय बर्बाद करने से कुछ भी नहीं होगा। अब लिखिए सवाल आज का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लिखिए मेरे बच्चों। किसी पदार्थ पर अच्छा न्यूमेरिकल है, 2-2.5 नंबर का आएगा। किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रॉम, किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रॉम तथा 1200 एंगस्ट्रॉम, किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रॉम तथा 1200 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो क्रमशः 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। प्रूफ करवा रहा, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू तो हम जानते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रॉम 1200 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो क्रमशः 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। When incidenting UV rays on a matter with wavelengths 1600 angstrom and 1200 angstrom, then emission of electrons with kinetic energy, then emission of electrons with maximum kinetic energy, 3.6 electron volt and 6.2 electron volt, 3.6 electron volt and 6.2 electron volt respectively. Then find value of Planck constant. लिख लिया बच्चों सबने। अब देखो करना कैसे इस सवाल को।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉल्यूशन देखिए, आइंस्टीन के फॉर्मूले से होगा सवाल। आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश डाला जाता है और अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो आपको आना चाहिए आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, जिसे हम प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। तो आइंस्टीन के समीकरण से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइंस्टीन के समीकरण से बाई आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन के समीकरण से देखिए मेरे बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला क्या पढ़ा हम, यही पढ़ के आए कि गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू कितना पढ़ते हैं एच न्यू माइनस कितना होता है एच न्यू नॉट। एच न्यू माइनस कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों एच न्यू नॉट, यही तो पढ़ के आते हैं अपन। अब देखिए ये चीज़ वास्तव में है क्या अपने पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो एनर्जी हो गई E, और देखिए यहाँ बात हो रही है वो किस में हो रही है, किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रॉम और 1200 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी प्रकाश। तो ये क्या दिया हुआ आपको, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ दे रखी है आपको, क्या दे रखा, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, लैम्डा। तो लैम्डा में बात करते, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ hc/λ माइनस, इसका कोई है नहीं, कहीं भी नहीं दे रखा कि कितनी आवश्यकता, कहीं नहीं दे रखा, ये तो डालने वाले की दे रखी है, तो ये लैम्डा दे रखा, लैम्डा नोट कहीं भी नहीं दे रखा। तो इसको कार्य को मैंने कहा था किससे लिखते हैं, W से, वर्क फंक्शन को किससे लिखा जाता है, W से। तो ये बना आपके पास। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में पूछा क्या है, प्लांक नियतांक पूछा है। तो प्लांक नियतांक एक तरफ करो, बाकी एक तरफ, तो इसको ऐसे कर लो hc/λ इज इक्वल टू, ये हो गया W प्लस कितना हो गया आपके पास E। ये बन गया बेसिक फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन इक्वेशन। उसको मैं चाहे जैसे लिख सकता हूँ, हाफ mv² एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट स्क्वायर लिख दो, ये एनर्जी है E नाम दे दो, ये hc/λ ये कार्यफलन या वर्क फंक्शन होता है, लिखना चाहो तो लिख दो। वेयर W क्या आपके पास, W है हमारे पास कार्यफलन, या W को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। W क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्क फंक्शन, और W इज वर्क फंक्शन। W क्या है हमारे पास, वर्क फंक्शन, ठीक है। अब मैंने लिख दिया hc/λ, W प्लस कितना हो गया E, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मूलभूत या फंडामेंटल फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब देखो दो कंडीशन है, 1600 लैम्डा डालोगे तो कितनी ऊर्जा मिलेगी, 3.6 इलेक्ट्रॉन की, और जब 1200 लैम्डा का प्रकाश डालोगे, एंगस्ट्रॉम का लैम्डा या तरंग दैर्ध्य डालोगे तो कितना मिलेगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी। तो ये दो कंडीशन बनाओ इससे प्रश्न के अनुसार या अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा यहाँ से कितनी कंडीशन बनने वाली हैं प्यारे बच्चों, 2। अरे यहाँ से कितनी कंडीशन बनने वाली हैं, 2। और ये जो E है, E को अधिकतम गतिज ऊर्जा कहते हैं या गतिज ऊर्जा, ये भी बता सकते हो। चाहे यहाँ क्या है आपके पास, E क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन बनाओ यहाँ से 2, यहाँ से कंडीशन कितनी बनाओ, 2, और 2 कंडीशन बनाने के बाद हम इसको करने वाले हैं सॉल्व। बच्चों ये तो आ गई अपने पास बेसिक कंडीशन, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन में यहाँ अपने सवाल से देखें तो 2 चीज़ें हैं, एक तो 1600 एंगस्ट्रॉम और 1.3.6, एक समीकरण तो इससे बनेगा, और एक बनेगा 1200 एंगस्ट्रॉम और 6.2। तो एक जगह तो 1200 आएगा लैम्डा की जगह, और एक बार आएगा 1600। तो यहाँ से कितने समीकरण बनने वाले हैं, 2। तो या तो देखो 2 तरीके हैं सवाल को करने के, या तो वैल्यू पुट करते चलो अभी से, तो अभी से वैल्यू पुट करेंगे तो 1600 गुणा 10⁻−10 ये बड़े बड़े समीकरण बनेंगे, एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका है कि इसको तो नाम दे लो λ1, इसको नाम दे लो λ2, और ये एनर्जी E1 और इसको क्या नाम दे लो E2। और वर्क फंक्शन, धातु तो एक ही पदार्थ है तो वर्क फंक्शन तो एक ही रहेगा। भाई जैसे मान लो सोडियम है तो सोडियम पे चाहे 1500 डालो प्रकाश, चाहे 2400 का डालो, सोडियम तो मान लो 1000 लेता है तो 1000 ही लेगा अपना। तो ये वर्क फंक्शन तो क्या रहना है, सेम, धातु नहीं बदल रही। इसलिए देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम कम कर लेते हैं। काम कम कैसे करेंगे, देखो प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो hc/ कितना होगा, λ1 इक्वल टू W प्लस कितना हो गया आपके पास E1। λ1 की जगह ये वैल्यू, E1 की जगह पहली वैल्यू।
इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद दूसरी वैल्यू है एच सी अपॉन लेमडा टू इज इक्वल टू डब्लू प्लस कितना हो गया आपके पास ई टू। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। एच सी अपॉन लेमडा टू डब्लू प्लस कितना हो गया आपके पास ई टू। इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब क्या करें, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, एच की चाहिए, और डब्लू है नहीं अपने पास, कहीं भी डब्लू है क्या, नहीं है। लेमडा वन लेमडा टू ई वन और क्या है ई टू ही है अपने पास, तो डब्लू है क्या, नहीं है। तो डब्लू की तो वैल्यू कहाँ से लाएं, तो ये दो समीकरण हो गए, डब्लू है नहीं अपने पास। तो एक दिमाग में आया होगा आइडिया कि डब्लू को हटा ही दें, तो इक्वेशन सेकंड में से किसको माइनस कर लें, थर्ड को, या थर्ड में से माइनस किसको कर लें, सेकंड को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो देखो क्या करें अपन, या यहाँ तक कर लो एक बार नोट, फिर ऊपर माइनस करके वैल्यू रख देंगे। नोट कर लो यहाँ तक, थर्ड तक। लिख लिया बच्चों सबने। अब देखो नेक्स्ट करो, सेकंड माइनस थर्ड कर लेते हैं। देखो सवाल को आसान जितना बना सकते हो उतना बना के किया करो, और आसान तब बनेगा जब अपने कंसेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी होगी। यहाँ से देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, समीकरण इक्वेशन सेकंड माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, थर्ड। सेकंड माइनस क्या कर रहा हूँ, थर्ड। एच सी अपॉन लेमडा वन और एच सी अपॉन लेमडा टू, तो हो गया एच सी अपॉन लेमडा वन माइनस एच सी अपॉन कितना हो गया, लेमडा टू इज इक्वल टू डब्लू में से डब्लू घट गया, जीरो हो गया, और ये हो गया आपके पास ई वन माइनस कितना हो गया, ई टू। ई वन माइनस कितना हो गया, ई टू। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लिख लो, क्या एच ही चाहिए मेरे को, पूछा क्या सवाल में, प्लांक देता, जो पूछता है वो एक तरफ, बाकी सारा सामान एक तरफ, यही तो होता है बच्चों मैथ्स में समीकरण। तो देखिए एच यहाँ आ गया अपने पास, सी कॉमन आ गया, एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ, वन अपॉन लेमडा वन लेमडा टू, और ये हो गया आपके पास ई वन माइनस कितना हो गया, ई टू। आप देखो बच्चों क्या करें इसमें, ये हो गया एच सी लेमडा वन नहीं लेमडा टू माइनस कितना हो गया, लेमडा वन, और अपॉन हो गया लेमडा वन इंटू लेमडा टू इज इक्वल टू ई वन माइनस कितना हो गया आपके पास, ई टू। यही बना अपने पास। अब यहाँ से देखो ये एच इज इक्वल टू ई वन माइनस कितना हो गया, ई टू। नीचे देखो तो भैया लेमडा वन लेमडा टू, ये तो ऊपर आ जाएगा लेमडा वन लेमडा टू। सी नीचे हो गया, ये हो गया लेमडा टू माइनस कितना हो गया, लेमडा वन। किसका फॉर्मूला बन गया दोस्तों, किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, एच का। अरे किसका फॉर्मूला बन गया, एच का बन गया आपके पास। सारी वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यू अपने पास है। कौन कौन सी वैल्यू है देख लो, सारी वैल्यू अपने पास है। हमें ई वन ई टू हमारे पास, लेमडा वन लेमडा टू हमारे पास। अब बोलो कौन सी वैल्यू की कमी है कि नहीं, सारी वैल्यू है भाई, सबकी सब वैल्यू अपने पास है। तो सबकी सब वैल्यू अगर अपने पास हैं तो देखो क्या करने वाले हैं, ई वन ई टू, ये तो ई वन है, ये ई टू है, तो ई वन कितना हो गया मेरे बच्चों, ई वन ई टू हो गया अपने पास 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको लिखना पड़ेगा 3.6 गुणा 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, जूल में लिखना पड़ेगा। चाहे अब बदल लो चाहे लास्ट में बदल लो, एक ही बात है। E2 कितना हो गया मेरे बच्चों, E2 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वापस जूल में जाना है तो गुणा करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और ये कितना हो गया आपके पास, जूल। ठीक है, इसके बाद में वैल्यू हमें चाहिए लेमडा वन और लेमडा टू की। लेमडा वन और किसकी जरूरत है, लेमडा टू की जरूरत है। तो लेमडा वन कितना दे रखा हमें, 1600 एंगस्ट्रॉम। 1600 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 1600 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेमडा टू देखें तो ये हो गया 1200 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये हो गया 1200 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, ये सारे के सारे, और सी भी लिख दो, सी भली बात जानते हो आप, सी बराबर कितना
3 गुणा 10⁸ और ये किस में हो गया, मीटर में। ये मीटर 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 जूल जूल, तो एच की वैल्यू किस में आ जाएगी, जूल में। आप देखिए समीकरण 4 दे दो इसको, तो समीकरण 4 से 4 में वैल्यू रख लो बच्चों। अब क्या है, एच इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 ये रहा आपके पास 3.6, और ये 3.6 नहीं, ये 6.2 है ना। 3.6 माइनस 6.2 यही है आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 3.6 माइनस कितना हो गया 6.2, और ये एक बार में गुणा लगा देता हूँ दोनों का। 1.6 गुणा 10⁻−19 इंटू λ1 λ2 1600 10⁻−10 1200 10⁻−10। नीचे आ जाओ, सी का मतलब है 3 गुणा 10⁸ गुणा λ2 माइनस λ1, ये रहा λ2 माइनस λ1, तो 1200 माइनस 1600, 1200 माइनस कितना हो गया 1600 गुणा 10⁻−10। ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा। जब पूरा रिजल्ट काटोगे, इसको कैंसिल करोगे, तो आपके पास वैसे ओरिजिनल मान तो होता है एच का 6.62, लेकिन थोड़ा सा एरर आती है, और एरर क्या आएगी इसमें, करीब आएगा 6.4 के करीब आएगा आंसर, इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ये थोड़ी बहुत त्रुटि आती है, इसको क्या कहते हैं, एरर। हम भी तो कोई कहते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो 6.64 इंटू 10⁻−34 नोट कर लो, एच की वैल्यू आ गई अपने पास। लिखा बच्चों सबने? तो इस तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। दो तरीके, एक तो यहाँ से वैल्यू रखते हुए चलो पहले फिर घटा लो, या फिर पहले फॉर्मूला घटा के फिर वैल्यू रख दो, तो कम वैल्यू रखनी पड़ेगी, कम लिखना पड़ेगा। तो कोई से भी ऑप्शन से कर सकते हो। भैया E1 E2 नाम दिए, इसकी बजाय पहले ही वैल्यू रख लेते तो, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी ना, 3.6 गुणा 1.6 10⁻19, तो यहाँ बड़ी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ती। पहले लिख सकते हो चाहे बाद में लिख सकते हो। बेसिक इक्वेशन या फंडामेंटल इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपने पास। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लिखिए।
न्यूमेरिकल लिखिए नेक्स्ट। यदि किसी धातु का कार्यफलन, यदि किसी धातु का कार्यफलन, यदि किसी धातु का कार्यफलन, यदि किसी धातु का कार्यफलन 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.10, ठीक है, तथा उस पर 3300 एंगस्ट्रॉम का, तथा उस पर 3300 या 3300 एंगस्ट्रॉम का, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ का, तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है, 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 तो उसके निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। 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 इफ वर्क फंक्शन, इंग्लिश में लिखो बच्चों, इफ वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल is 1.10 electron volt, if work function of a metal is 1.10 electron volt, 1.10 electron volt, 1.10 electron volt, if work function of a metal is 1.10 electron volt and wavelength of incidenting light, and wavelength of incidenting light is 3300 angstrom, 3300 angstrom, wavelength of incidenting light is 3300 angstrom, then find the value of stopping potential, then find the value of stopping potential, then find the value of stopping potential। stopping potential का आपको क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। then find the value of stopping potential, then find the value of stopping potential। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, यहीं दिमाग में आ जाना चाहिए, यहाँ से ही प्लानिंग बन जानी चाहिए आपकी कि करना क्या है, करना क्या है। जैसे पीछे वाले सवालों में शुरू से ही प्लानिंग बनी है अपनी, जितने भी न्यूमेरिकल करके आए, तो न्यूमेरिकल में पहले ही प्लानिंग बन जानी चाहिए, रूपरेखा बन जानी चाहिए कि आपको करना क्या है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, और कौन सी वैल्यू निकालने के बाद इसमें हमें कौन सी वैल्यू या कौन से फॉर्मूले को काम में लेना है। दिमाग में स्टेप बन जानी चाहिए, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे करते करते हम लास्ट तक पहुँचेंगे। अब हमें मालूम होना चाहिए कि निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, V नोट। अरे कितना होता है? V नोट होता है, पीछे डेरिवेशन में नाम देके आए थे। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि EV नोट इज इक्वल टू कितना होता है, E। अरे EV नोट इज इक्वल टू क्या होता है? E मैक्सिमम होता है। EV नोट इक्वल टू होता है E मैक्सिमम, तो V नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E मैक्सिमम अपॉन कितना हो जाएगा? E। E की तो वैल्यू मैं जानता हूँ, तो मुझे सिर्फ निकालना है E मैक्सिमम। क्या निकालना है? E मैक्सिमम। अब E मैक्सिमम कौन से फॉर्मूले से मिलने वाला है? अरे कौन से फॉर्मूले से मिलने वाला E मैक्सिमम? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कार्य फलन आ गया, तो वही फॉर्मूला कौन सा? आइंस्टीन का। ये आने वाला hν, ये वर्क फंक्शन कह दो इसको, और जाने वाली एनर्जी ऊर्जा। तो E बराबर कितना हो गया? hν माइनस कितना हो गया? W। अरे E बराबर कितना हो गया? hν माइनस W हो गया आपके पास। तो यहाँ से E प्राप्त होगा, E प्राप्त होने के बाद यहाँ रखो और उसमें E का भाग लगाओ, क्या मिलेगा? V नोट। ये रूपरेखा जब तक दिमाग में नहीं घूमेगी तब तक आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले दिमाग में रूपरेखा चलनी चाहिए, क्या पूछा है, उसके फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत है, और जिसकी ज़रूरत है उसके फॉर्मूले में वो कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से। कहाँ से मिलेगा? आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से मिलेगा, और आइंस्टीन के एनर्जी इक्वेशन से वो मिलेगा हमें, और उससे आगे हमें बढ़ना होगा। अब देखो मेरे बच्चों, सॉल्यूशन देखो इसका।
आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण से आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन क्या है होता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स E बराबर E मैक्सिमम कह दो चाहे उसको, और कितनी होती है? एच न्यू माइनस कितना होता है? W, यही होता है। तो ये E इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एच सी अपॉन कितना? लेमडा, क्योंकि लेमडा दिया हुआ आपको, और माइनस कितना दिया हुआ? W, यही दिया हुआ हमें। अब देखिए वैल्यू सबकी है हमारे पास, फॉर्मूला बनी गया आपके पास, वैल्यू है एच की है, सी की है, लेमडा की है। समझ गए बात को? अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। W की वैल्यू किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये है एच सी अपॉन लेमडा, ये तो जूल में आएगा भैया। किस में आएगा? जूल में। तो एक काम करो, इसको तो दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको अलग से सोल्व कर लो। अब या नाउ एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, एच रख लो एक बार, 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी 3 गुणा 10 की पावर 8, नीचे लेमडा, लेमडा ऊपर से देखो 3300 गुणा 10 की पावर कितना हो गया? माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको करें सोल्व, इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये करीब आएगा अपने पास से 6.62, ये 33 का डबल होता है 66, 33 का डबल कितना होता है? 66। तो 2 बार यहाँ जाएगा भाग, 2 गुणा 3 कितना आएगा? 6 गुणा, बाकी तो बच जाएगी 2 पावर 8 पावर, तो वही 19 पावर बचेगी आपके पास। 6 गुणा कितनी हो गई? 10 की पावर 19 ही बचनी चाहिए मेरे हिसाब से, 19 ही बच रही है ना। अरे भाई ये तो सीधा सा कंसेप्ट है, 8 8 16 पावर इसमें चली गई, और 33 1 पॉइंट और आगे किसका दिया? तो ये 66 मान लो इसको, 66 में और 33 का भाग 2 बार, 2 गुणा 3 6, 10 की पावर 19 जूल आ गए। अब देखो वैल्यू तो मैं यहाँ भी सोल्व कर रहा, ये तो जूल में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो। तो हो गया 6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और 1.6 10 की पावर माइनस 19, अब ये किस में हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 16 16 32 16 43 16 चौक 64, तो आएगा 3.7 के करीब आएगा, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में आ गया? 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एच सी अपॉन लेमडा आ गया W, W सवाल में दे रखा तथा W इज इक्वल टू 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा सवाल में। इसको दे दो सेकंड इक्वेशन और इसको दे दो थर्ड। तो सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में रखेंगे? फर्स्ट में। सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में रखेंगे? फर्स्ट में। और सेकंड और थर्ड की वैल्यू जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो रिजल्ट किसका आएगा? EM का, और EM के अंदर E का भाग दूंगा तो निरोधी विभव आ जाएगा आपके पास। नोट करो इतना थर्ड तक, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बच्चों सबने? इक्वेशन नंबर कहाँ तक लिखना है? 3 तक। देखो
2 और 3 के मान 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण एक में 2 3 से मान रखने पर, समीकरण एक में 2 3 से मान रखने पर, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, तो देखो EM इज इक्वल टू आ गया आपके पास HC अपॉन लेमडा। उधर देखिए 3.7 माइनस 1.10 और दोनों ही किसके अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो गया आपके पास 2.7 क्या 2.6 हो गया है ना, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हुआ अपने पास। क्या आ गया EM। अब निकालना क्या है बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी अधिकतम ऊर्जा तो आ गई आपके पास, अब निकालना क्या है, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव के लिए फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव क्या होता है आपके पास, हम पढ़ के आए हैं पीछे, EV0 इक्वल टू क्या होता है, E मैक्सिमम, EV0 इक्वल टू कितना होता है, E मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ से V0 इज इक्वल टू E मैक्सिमम अपॉन कितना हो गया आपके पास E, तो ये हो गया V0 इज इक्वल टू EM, EM कितना हो गया 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे कितना हो गया E से E कट गया, तो ये हो गया V0 इज इक्वल टू 2.6 वोल्ट। ये आंसर हो गया आपका निरोधी विभव। ये क्या आ गया आपके पास, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। आसान से आसान तरीके से सवाल किया मैंने, कीजिए पूरा कीजिए इसको। निरोधी विभव है किसकी वैल्यू आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। कैलकुलेशन खुद से किया करो भाई, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा आपके पास। तो ये न्यूमेरिकल हमने पढ़े पिछली क्लास, और इस क्लास में जो न्यूमेरिकल हम पढ़ते आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल है आपके आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव। वहाँ से हमने अधिकतम गतिज ऊर्जा या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से संबंधित है, या जो है आपके न्यूमेरिकल हम जो पढ़ रहे हैं पीछे ये है कार्य फलन या वर्क फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, या जो ये न्यूमेरिकल में हमने जो किया वो किससे रिलेटेड है आपके पास, गतिज ऊर्जा, कार्य फलन, या आपसे क्या पूछ रहा है निरोधी विभव, या क्या पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन न्यूमेरिकल के अलावा आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इसलिए निश्चिंत रहिए एग्जाम में, ये न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो बनते हैं कॉम्पटन प्रभाव से। कौन से बनते हैं, कॉम्पटन प्रयोग या कॉम्पटन इफेक्ट से न्यूमेरिकल बनते हैं। वहाँ से भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। कॉम्पटन प्रभाव या न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट से। और वहाँ के न्यूमेरिकल भी कहाँ पूछ जाते हैं, एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। तो बच्चों सिस्टम अच्छा बनाओ, पढ़ने का एक शेड्यूल बनाओ। मैं बहुत सारे बच्चे तुमने तो बना लिया है शेड्यूल, सबका धन्यवाद सबको। और जिन्होंने बच्चों ने अभी भी शेड्यूल नहीं बनाया है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी अपन फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर में चल रहे हैं। हर एक बुक में चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इसलिए अच्छे से नोट्स बनाने का एक शेड्यूल बनाओ। और जब शेड्यूल से चलोगे, सारी चीज़ें बताए रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, डायग्राम, परिभाषा, डेफिनेशन, एक एक चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ बच्चों, सारी चीज़ें क्लियर करवाते हुए चल रहा हूँ। फिर भी आप
फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब फिर गलती आपकी है, फिर कभी पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए एक शेड्यूल बनाइए, सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, सारी क्लासेज अवेलेबल हैं। तो जो नहीं पढ़ पाए पिछली क्लासेज वो पिछली पढ़ लो, और जो पीछे की पढ़ लिया वो आगे से आगे पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। सारे ऑप्शन हैं आपके पास चीज़ों को, कोई न्यूमेरिकल हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो पूछ सकते हैं आप लोग। और कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन काम एक करना ज़रूर पड़ेगा कि पढ़ना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सोए सोए काम नहीं चलने वाला मेरे बच्चों। जागिए और अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स बनाइए, वो न्यूमेरिकल्स कीजिए, नोटबुक बनाइए, डेरिवेशन हर चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। और अभी तक के जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको लगा भी होगा कि क्वांटम फिजिक्स या फिजिक्स के छोड़िए, क्वांटम फिजिक्स में अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें कहीं रटने का कोई काम आया क्या। एक एक चीज़ मैंने ऐसे अंदाज से समझाई है कि उदाहरण सहित लेके समझाया है कि आप कभी भी भूल नहीं सकते। एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेना उन चीज़ों को, और जिस तरीके से मैंने समझने के लिए बोला है सिर्फ उसी तरीके से समझना। न कोई थ्योरी रटनी है, न कोई डेरिवेशन रटना है, न किसी के घटक या कंपोनेंट्स को रटना है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है क्लास से रेगुलर समझते रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है।